हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रेट एट विच मैटरनिटी बेनिफिट इज पेड अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। तो जो मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है वो किस रेट से दिया जाएगा वो पूछा गया है। तो ये एवरेज डेली वेज ऑफ द वुमेन, तो महिला की औसत दैनिक मजदूरी जो है उसके आधार पे दिया जाएगा। द मैटरनिटी बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ द एवरेज डेली वेजेस फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू मैटरनिटी। तो जो मैटरनिटी के कारण एब्सेंट है जिस पीरियड के लिए, तो उसका जो वेजेस मिलेगा वो एवरेज डेली वेजेस रेट के हिसाब से दिया जाएगा। हाउ मेनी डेज मस्ट ए वुमन वर्क टू बी एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। अब अगर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए चाहिए तो विमेन को कम से कम एस्टेब्लिशमेंट में कितने टाइम पीरियड काम करना होगा तब जाके वो एलिजिबल होगी। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया है उसको मिनिमम मतलब 80 डेज काम करना ज़रूरी है, तब जाके वो एलिजिबल होंगे। मतलब पिछले 12 महीने में मतलब जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी है 12 मंथ में, कम से कम पास्ट 12 मंथ में 80 दिन काम किया हो तो वो एलिजिबल है। अ वुमन मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट 80 डेज इन द पास्ट 12 मंथ्स बिफोर हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो उसकी जो डिलीवरी डेट के पहले पास्ट जो 12 मंथ है उसमें 80 दिन काम किया होगा, तब जाके मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फॉर विमेन विद 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन। अब ऐसा है कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर सर्वाइविंग चिल्ड्रन है और मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए तो फिर 12 वीक का ही यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। Women having 2 or more surviving children are entitled to 12 weeks for maternity benefit, out of which not more than 6 weeks can be before delivery। तो अगर उसकी 2 या 2 से अधिक संतान है महिला की तो वो उसे 12 सप्ताह तक मतलब मातृत्व लाभ मिलेगा, बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। और इसमें से वो अधिकतम 6 सप्ताह प्रसव पूर्व हो सकता है, मतलब डिलीवरी के पहले 6 वीक बेनिफिट ले सकती है और उसके बचावा फिर बाद में ले सकती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैटरनिटी बेनिफिट पीरियड फॉर एन एडॉप्टिव और कमीशनिंग मदर। तो जो गोद ले रही है या कमीशनिंग मदर है वो उनके लिए क्या मातृत्व लाभ है, कितने टाइम पीरियड के लिए, तो उनके लिए भी 12 वीक्स दिया गया है। तो अगर गोद लेने वाली कोई महिला है तो उसको बच्चे को सौंपने की तिथि से जिस तारीख से वो बच्चा मिला है उसको 12 वीक के अंतर्गत मतलब 12 वीक तक मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। When can a woman be allowed to work from home after maternity leave? ठीक है, मतलब मैटरनिटी लीव ले लिया है उसके बाद से वो घर से काम करने के लिए उसकी अनुमति कब से मतलब कब दी जा सकती है। तो आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट विथ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अगर सहमति दे दी है, दोनों की आपसी सहमति हो गई तो वो घर से भी काम कर सकती है। तो इफ द नेचर ऑफ वर्क अलाउज अ विमन में work from home after availing maternity benefit as per mutual agreement with the employer। Next है under section 5 है till when is a woman entitled to maternity benefit if the ESI Act applies to her workplace। अगर जो कर्म इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट अगर लागू हो रहा है अगर है ना किसी कर्मचारी वो उस पर, तो सेक्शन 5A के अनुसार बोला गया है तो ये जो विमेन है उसको मैटरनिटी लाभ प्राप्त कब होगा। अगर ये एक्ट लग रहा है तो फिर उसको ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो कब मिलेगा। ठीक है, तो अंटिल शी बिकम एलिजिबल अंडर सेक्शन 50 ऑफ द ESI एक्ट। तो जो ESI एक्ट के अंदर सेक्शन 50 उसके इसमें वो एलिजिबल होना चाहिए, तब उसे ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर ये ESI एक्ट लागू हो रहा है तो भी उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। Section 5A ensure that a woman continues to get maternity benefit under this act until she qualifies for benefit under Section 50 of the Employee State Insurance Act, even if ESI is applicable। अगर ये applicable हो रहा है तो भी सेक्शन 50 के अंतर्गत अगर वो क्वालिफाई करती हैं तो उसको 5A के तहत विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट मिल सकता है। अंडर सेक्शन 5B विच ऑफ द फॉलोइंग conditions must be satisfied for a woman to receive maternity benefit under the act even when ESI Act applies। अगर ESI Act लग रहा है
फिर भी अगर उसको लाभ प्राप्त करना है तो कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, ये पूछा गया है। तो हर मंथली वेजेस एक्सीड द ईएसआई वेज सीलिंग, उसकी मासिक मजदूरी ईएसआई की सीमा से अधिक हो तो ये दिया जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन 5B अप्लाइज व्हेन, 5B कब लगेगा, जब द वुमेन इज एम्प्लॉयड इन ईएसआई कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में वो काम कर रही है वुमेन जो ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम कर रही है वुमेन। हर वेजेस एक्सीड द लिमिट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9B ऑफ ईएसआई एक्ट। तो जो ईएसआई एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 के अंतर्गत जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा एक्सीड करती है उसकी वेजेस। तो करंटली जो अभी मतलब जो है 21,000 पर मंथ है, अगर इतना कुछ उसका इससे ज्यादा होती है, सीलिंग लिमिट से ज्यादा अगर उसका वेजेस हो रहा है तो यहाँ पर ये मिलेगा। एंड शी फुलफिल्स द 80 डेज वर्क कंडीशन ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, और उसने कम से कम 12 मंथ डिलीवरी से पहले 12 महीने में कम से कम 80 दिन काम किया है, तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होगी तब जाके उसे सेक्शन 5B वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। मतलब ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होने पर भी उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। Which act continues to provide maternity benefit if the woman is not yet eligible under ESI Act? अगर कोई विमेन जो है ईएसआई एक्ट के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है तो कौन सा मतलब जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कौन सा एक्ट लागू कर होगा, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लग जाएगा। मतलब अगर ईएसआई एक्ट के तहत वो नहीं उसे बेनिफिट मिल रहा है तो फिर यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत उसे मिल जाएगा। तो until a woman become eligible under section 50 of the ESI Act, the maternity benefit act ensure her entitlement continues। यहाँ पे अगर वो नहीं लगता ESI तो मैटरनिटी के अंदर वो कवर हो जाएंगी। विमेन अर्निंग 25,000 पर मंथ इन एन ESI कवर्ड फैक्ट्री इज प्रेग्नेंट, वो लेडीज क्या है, वो जो विमेन है वो प्रेग्नेंट है और ESI एक्ट लग रहा है और उसकी जो सैलरी है 25,000 से ज्यादा मतलब 25,000 है पर मंथ। तो किस विच एक्ट प्रोवाइड्स हर मैटरनिटी बेनिफिट, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट जो दे रहा है किस एक्ट के तहत दिया जाएगा, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत ही दिया जाएगा। मतलब हमने अभी सेक्शन 5B का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि वो ईएसआई कवर्ड उस एक्ट पे उस एस्टेब्लिशमेंट पे ईएसआई लग रहा है, वो विमेन जो है वहाँ काम कर रही है और वो उसकी सैलरी जो है 21,000 से ज्यादा हो, ठीक है, और 80 दिन उसने काम किया हो डिलीवरी से पहले 12 महीने में, तो यहाँ पे उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत ही सेक्शन 5B में बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट दिया जाएगा। What must a woman do to claim maternity benefit under section 6 subsection 1? अगर सेक्शन 6 के तहत अगर मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए तो विमेन को क्या करना होगा, तो उसको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। Section 6 says that the women should give written notice in the prescribed format. Prescribed format में वो क्या करे, रिटर्न नोटिस दे टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट, तो मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करना पड़ेगा, वो रिटर्न में देना होगा। स्टेटिंग टू whom पेमेंट शुड बी मेड एंड शी विल नॉट वर्क ड्यूरिंग द बेनिफिट पीरियड, उसको ये बताना होगा कि वो कितने मतलब वो काम नहीं करेगी, नामांकित व्यक्ति को उसका मैटरनिटी बेनिफिट दे दिया जाए और वो कितने टाइम पीरियड के लिए मतलब जो लाभ की अवधि है वो कार्य नहीं करेगी, तो इस बारे में रिटर्न नोटिस उसे देना होगा। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 फ्रॉम व्हेन कैन अ प्रेग्नेंट वुमन स्टार्ट हर एब्सेंस फ्रॉम वर्क, तो वो कब से एब्सेंट हो सकती है ना, जो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो कब से अपना काम से एब्सेंट हो सकती है, तो नॉट अर्लियर देन 6 वीक बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, जो डिलीवरी डेट है उससे 6 सप्ताह पहले, उससे जल्दी वो नहीं हो सकती, बस वो 6 वीक का एक्सपेक्टेड डेट है, उससे 6 वीक पहले तक वो अपना काम मतलब छुट्टी ले सकती है, तब से उसके पहले से नहीं होगा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बोलता है रिक्वायर द नोटिस टू मेंशन the date of absence from work which cannot be earlier than 6 weeks before the expected delivery date.
If a woman did not give notice before delivery, can she still claim maternity benefit under section 6? अब अगर उसने, क्योंकि यहाँ नोटिस देने की रिक्वायरमेंट बताइए, अगर सेक्शन 6 में वो नोटिस नहीं देती है तो क्या वो मैटरनिटी बेनिफिट ले सकती है? तो हाँ, वो ले सकती है। यस, शी कैन गिव नोटिस आफ्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद भी इसकी सूचना दे सकती है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 बोलता है कि अलाउज द वुमन टू गिव द नोटिस आफ्टर डिलीवरी इफ शी कुडंट डू इट अर्लियर, अगर वो नहीं दे पाई है तो तुरंत डिलीवरी के बाद ही उसे देना होगा। When should the employer pay the post delivery maternity benefit amount? तो जो डिलीवरी हो गई है उसके बाद अगर बेनिफिट के जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है ना, मैटरनिटी का जो बेनिफिट है वो उसके अमाउंट कब एम्प्लॉयर कब तक देना होगा उसको, है ना? तो विद इन 48 आवर्स ऑफ प्रूफ ऑफ डिलीवरी, तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिला है उससे 48 घंटे के अंतर्गत उसको बेनिफिट अमाउंट देना होगा। सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में बोला है, clearly says that the post delivery benefit must be paid within 48 hours after the women provide the required proof of delivery। तो डिलीवरी का प्रूफ दे दिया है तो उससे 48 घंटे के अंदर मतलब वो पे कर देना चाहिए, वो जो बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट वो पे हो जाना चाहिए उसकी अमाउंट। कैन अ वुमन बी डिनाइड मैटरनिटी बेनिफिट फॉर नॉट गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 6? मतलब अगर उसने विमेन ने अगर नोटिस नहीं दिया है तो क्या उसको मना कर दिया जाएगा बेनिफिट देने से? किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। नो इफ शी इज अदरवाइज एंटाइटल्ड, अगर वो एंटाइटल्ड है तो उसको दिया जाएगा। सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट इवन इफ नोटिस वाजंट गिवन, अगर नोटिस दिया ही नहीं है तो द विमेन शेल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बेनिफिट इफ अदरवाइज एलिजिबल एंड द इंस्पेक्टर कैन ऑर्डर पेमेंट, और जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, वो भुगतान देने का आदेश दे सकता है। If a woman entitled to maternity benefit dies before receiving it, who will receive the benefit? अगर जो मैटरनिटी बेनिफिट जिसको दिया जाना था वो उसका वो उसको वो अमाउंट मिले, उसको वो उसकी डेथ हो जाती है ना, और अमाउंट मिला ही नहीं है तो वो अमाउंट किसको किसको दिया जाएगा? तो जो नॉमिनी मेंशन किया होता है उसको, तो नॉमिनी मेंशन इन नोटिस और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इनमें से किसी को भी वो अमाउंट दे दिया जाएगा। सेक्शन 7 का एक्सप्लेनेशन जो है, सेक्शन 7 जो बोलता है, इफ अ विमेन डाइज बिफोर रिसीविंग मैटरनिटी बेनिफिट इट मस्ट बी पेड टू द नॉमिनी नेम्ड इन हर सेक्शन 6 नोटिस, जो सेक्शन 6 के अंतर्गत जो नोटिस दिया गया है उसके अंतर्गत नॉमिनी का नाम दिया होगा या फिर रिप्रेजेंट, तो वो जिस पर्सन का भी नाम दिया है तो उसको वो दिया जाएगा, है ना। और अगर इफ नो नॉमिनी, अगर कोई नॉमिनी का नाम नहीं दिया तो फिर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी कानूनी प्रतिनिधि उसका जो होगा उसको दिया जाएगा। हाउ मच मेडिकल बोनस इज अ विमेन एंटाइटल्ड टू इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर? अगर जो एम्प्लॉयर है, अगर डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद अगर देखभाल के लिए वो जो केयर है, नेटल केयर है, वो नहीं उपलब्ध कराता है तो महिला को कितनी चिकित्सा बोनस राशि मिलती है, तो कितना अमाउंट उसको दिया जाएगा? अगर जो वो पहले कंपनी में क्या पहले ही मेडिकल बोनस एक दिया जाता है, ठीक है, तो वो अगर ये चीज़ इसकी सुविधा नहीं दी गई है, ठीक है, चेकअप वगैरह टाइप की जो चीज़ें हैं नहीं दी गई, तो कितना फिर दिया जाएगा? तो 1000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में बोला गया है कि एवरी वीमेन एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट ऑल्सो गेट 1000 मेडिकल बोनस इफ फ्री मेडिकल केयर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो जो अगर एम्प्लॉयर ने अगर फ्री मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड करा रहा है तो फिर 1000 का उसको मेडिकल बोनस भी दिया जाएगा। What is the maximum amount up to which medical bonus can be increased under section 8 subsection 2? तो मैक्सिमम अमाउंट कितना इंक्रीज किया जा सकता है? तो ये मैक्सिमम अमाउंट जो है किसका? मेडिकल बोनस का, वो हो सकता है 20,000। The central government can increase the medical bonus via notification every year up to 20,000, मतलब 20,000 तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसके अंदर अंदर ही रहेगा, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, पर 3 साल में नोटिफिकेशन के थ्रू ये बढ़ाया जा सकता है। हाउ मच
लीव विथ वेजेस इज ग्रांटेड फॉर मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन अंडर सेक्शन 9। अगर किसी विमेन का जो प्रेग्नेंट है अब उसका मिसकैरेज हो गया है, ठीक है, या मेडिकल टर्मिनेशन उसने किया है ना, तो फिर उसको कितने टाइम पीरियड के लिए जो छुट्टी रहेगी, जो वेजेस के साथ ही रहेगी, वो कितने टाइम पीरियड तक मिलती रहेगी, तो उसको 6 वीक तक छुट्टी जो है वो वेजेस के साथ ही मिलेगा, मतलब उसको फुल पे मिलेगा उसका। सेक्शन 9 मेंशन करता है आफ्टर मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन वुमेन गेट 6 वीक लीव विथ फुल पे, तो 6 वीक की उसको छुट्टी मिलेगी और फुल पे भी मिलेगा, ठीक है, पर लेकिन उसको मेडिकल प्रूफ सबमिशन करना होगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 9 है हाउ मच लीव इज ग्रांटेड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, ठीक है, तो जो नसबंदी वाले ऑपरेशन होते हैं वो होने पर कितने दिन की छुट्टी मिलती है, सेक्शन 9A में बोला है, तो 2 वीक की यहाँ पे छुट्टी मिलेगी, तो ये भी सवेतन जो है फुल उसका दिया जाएगा। 2 वीक्स लीव विथ वेजेस पर प्रूफ देना होगा। अंडर सेक्शन 10 व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लीव विथ वेजेस अलाउड फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी और डिलीवरी। अगर डिलीवरी या जो हुई है या प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इलनेस आ जाती है ना, तो उसको कितने टाइम पीरियड के लिए इस मतलब इस चीज के लिए प्रेगनेंसी के कारण या डिलीवरी के कारण उसको कोई इलनेस आ गई है, तो उसको कितने दिन तक की छुट्टी फुल पेमेंट के साथ मिली जाएगी, तो 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। तो इन केस ऑफ इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेज, मेडिकल टर्मिनेशन और ट्यूबेक्टोमी, वुमेन कैन गेट अप टू 1 मंथ मतलब 30 days ऑफ एडिशनल पेड लीव अपार्ट फ्रॉम अदर एंटाइटल लीव। जो लीव मिल रही है ना, जो सेक्शन 6 और 9 में जो लीव मिल रही है ना, उसके अलावा उसको एडिशनल जो मिलेगी 30 days की और मिल जाएगी, मतलब 1 मंथ, मंथ में अगर पूछा जाए तो 1 मंथ और डेज में पूछे तो 30 days। अंडर सेक्शन 11 हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक्स इज अ विमन एंटाइटल टू ड्यूरिंग हर डेली वर्क, मतलब जो अब डिलीवरी हो गई है उसके बाद बच्चे को अगर केयर के लिए उसके लिए अगर उसको कितने कितने टाइम पीरियड के लिए मतलब उसको कितनी बार ब्रेक मिलेगा, तो 2 बार उसको दिया जाएगा, दैनिक कार्य के दौरान इतना टाइम पीरियड उसको दिया जाएगा। तो सेक्शन 11 अ विमेन हु रिज्यूम वर्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ हो गया उसके बाद काम पे वापस आती है इज इंटाइटल टू 2 नर्सिंग ब्रेक पर डे, एक दिन में उसको 2 ब्रेक मिलेगा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन एडिशन टू रेगुलर रेस्ट ब्रेक, जो उसको रेस्ट ब्रेक मिलता है रेगुलर उसके एडिशन में ये 2 दिन का और मिलेगा। अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 15 months, जब तक कि वो 15 महीने का नहीं हो जाता बच्चा तब तक ये दिया जाएगा, इतना ब्रेक दिया जाएगा। टिल व्हाट एज ऑफ द चाइल्ड इज अ विमेन एंटाइटल टू नर्सिंग ब्रेक अंडर सेक्शन 11, तो हमने ये भी देखा था 15 months तक उसको ये ब्रेक मिलेगा। एज पर सेक्शन 11A a crèche facility is mandatory in establishment with how many employees, मतलब ऐसे कौन सा एस्टेब्लिश है जिसमें कितनी एम्प्लॉयज ऐसी होंगी जिनको ये जो केयर वाला जो कि अपने जो माता है जो भी है वो अपने बच्चे को वहाँ केयर के लिए रख सकती है, क्रेच सुविधा जो होती है, तो वहाँ पे कम से कम ऐसी जगह एस्टेब्लिशमेंट में 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होना चाहिए, वहाँ पर ऐसे कर्मचारी वाले एस्टेब्लिशमेंट पे क्रेच सुविधा देना ज़रूरी है। तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट विथ 50 और मोर एम्प्लॉयज़, तो कोई सा भी जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है जो 50 या उससे ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अनिवार्य है क्रेच फैसिलिटी देना विद इन अ प्रिस्क्राइब डिस्टेंस, जो भी उसमें फिर दे रखा है कि कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए सेपरेटली एज अ पार्ट ऑफ कॉमन फैसिलिटी, किस रूप में उस हिसाब से देना होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी विजिट पर डे इज अ विमेन अलाउड टू मेक टू द क्रेच अंडर सेक्शन 11 है। अब ये फैसिलिटी दे दी है तो विमेन कितनी बार उसमें देखने जा सकती है अपने बच्चे को, तो ये एक दिन में 4 बार देखने जा सकती है। तो सेक्शन 11A में क्लॉज ए जो सब सेक्शन 1 है वो बोलता है कि द एम्प्लॉयर मस्ट अलाउ, एम्प्लॉयर को अलाउ करना होगा विमेन 4 विजिट पर डे।
ठीक है, पर डे। और वो जो रेस्ट इंटरवल मिलता है वो तो देना ही, इंक्लूडिंग द रेस्ट इंटरवल, जिसमें विश्राम अवकाश भी शामिल है, जिसमें रेस्ट भी शामिल है, ठीक है, वो भी है। अंडर सेक्शन 11A सबसेक्शन 2, व्हेन मस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट इन्फॉर्म अ वुमन अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल अंडर द एक्ट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट है वो कब विमेन को ये बताएगा कि उसको ये लाभ उपलब्ध है। तो एम्प्लॉय जब उसको टाइम पे, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, इसी टाइम पे उसको ये बेनिफिट के बारे में अवगत कराना होगा। सेक्शन 11A में ये बोला गया है। तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट मस्ट इन्फॉर्म इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अबाउट ऑल मैटरनिटी रिलेटेड बेनिफिट। तो इससे रिलेटेड सारे बेनिफिट के बारे में उसे बताया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, कैन एम्प्लॉयर डिसमिस और डिस्चार्ज अ विमेन ड्यूरिंग हर मैटरनिटी लीव। अब यहाँ पूछा है कि एम्प्लॉयर क्या अगर वो विमेन मैटरनिटी लीव पे जा रही है तो उसको क्या डिसमिस कर सकता है या उसको डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये नहीं कर सकता, नो, इट इज़ अनलॉफुल। ये अनलॉफुल होगा अगर ऐसा कर दिया है तो। एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1, इफ अ विमेन इज ऑन लीव अंडर द एक्ट, इट इज अनलॉफुल टू डिस्चार्ज और डिसमिस हर ड्यूरिंग सच लीव और गिव सच नोटिस दैट इज एक्सपायरी ड्यूरिंग हर एब्सेंस। तो ये इलीगल माना जाएगा, तो उसको बाहर नहीं कर सकते। इफ ए विमन इज डिसमिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट वॉज अदरवाइज इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट, व्हाट हैपन टू हर राइट्स। अगर किसी स्त्री को क्या करा कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको डिसमिस कर दिया है, लेकिन उसको क्या था, बेनिफिट मिलना था, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल थी, तो फिर क्या होगा ऐसे में। तो शी स्टिल रिटेन मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बोनस, तो उसको सब दिया जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2A बोलता है कि डिसमिसल शेल नॉट डिप्राइव अ वुमन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट अनलेस इट इज ड्यू टू ग्रॉस मिसकंडक्ट, है ना। तो उसको बर्खास्त कर भी दिया जाता है तो उसको जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो भी दिया जाएगा और बोनस भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका अगर डिसमिस, अगर उस मिसकंडक्ट, ग्रॉस मिसकंडक्ट किया, इसके कारण किया है, तो फिर एक बार चांसेस है कि नहीं भी दिया, लेकिन जनरली अगर वो एलिजिबल है तो दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।